Hello friends, welcome to our channel Dr. Tamanna Classes. You can also follow us on our website gkcomplete.com. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस टाइम अलग अलग कमिटीज का गठन किया गया था, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, यूनियन पावर्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड सो ऑन। इन सारी कमिटीज का काम क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज के संविधान से गो थ्रू होना, उनको अच्छे से रीड करना और उनसे अच्छे अच्छे प्रोविजंस को देखना, ताकि वो हम अपने संविधान में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जैसे ये उन कमिटीज का काम होता था, तो उस टाइम तक अलग अलग कंट्रीज के पास अपना संविधान होता था, क्योंकि हमें तो आज़ादी 1947 में मिली। जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, तो उन कंट्रीज के पास अपना संविधान होता था जब तक। और इंडिया में इम्प्लीमेंट उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमारे संविधान में एक मेजर पोर्शन या मेजर चंक लिया है हमने। तो जैसे अब इसके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर कंकरेंट लिस्ट पूछ ली जाएगी कि आपने कंकरेंट लिस्ट हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, फिर आपके हाई कोर्ट होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट होंगे, ये स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपकी 3 लिस्ट पूछ ली जाएंगी जैसे बताया मैंने। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट का करना है तो कहाँ से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कहाँ से। तो ये सारे प्रोविजन हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको बेसिकली कुछ बता देता हूं। जैसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या संविधान सभा थी, उसने जो संविधान को अडॉप्ट किया था, वो अडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949। इस टाइम तक कुछ आर्टिकल भी फोर्स में आ चुके थे, ऑलमोस्ट 15 के आर्टिकल अभी जैसे। और फिर क्वेश्चन आता है कि संविधान पूरा का पूरा इफेक्ट में कब आ चुका था, तो इसकी जो इफेक्ट की डेट है वो 26 जनवरी 1950। यानी कि इस डेट को ऑल सारे के सारे आर्टिकल आपके फोर्स में आ चुके थे। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे पास 8 शेड्यूल होते थे और 395 आर्टिकल्स होते थे। अभी हमारे पास 12 शेड्यूल हैं और 450 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। एक आपको और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कि जो हमारी कंट्री के अंदर सबसे सुप्रीम कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो हमारे संविधान सबसे सुप्रीम है, संविधान सबसे ऊपर है। जैसे कि ब्रिटेन में उनका संविधान सुप्रीम नहीं है, ब्रिटेन में उनकी पार्लियामेंट सुप्रीम है। वहां उनकी पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वही फाइनल है। तो उनके सबसे मतलब पार्लियामेंट उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमारे जैसे पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबसे सुपीरियर, इन सबसे सुप्रीम कौन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम लॉ है। ठीक है, अभी जैसे इतने इतने प्रोविजंस हमने लिए हैं, इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको बोला जाता है इट इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस बात पे याद रखना, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनका अपना ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। कई कंट्रीज का 4-5 पेजेस का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ग को देखते हुए, हर एक पॉइंट को देखते हुए, फ्यूचर की भी सोचते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि डीपीएसपी जैसे हैं कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के लिए क्या क्या उनकी जो फॉलो करना है, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉलो करे। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जो केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का, जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है इंडिया में, कौन से स्टेट का ऐसा जिला है जो पूरा का पूरा उस जिले ने आपका संविधान पढ़ लिया है, तो ये कितनी कितनी प्राउड की बात है, कितनी अच्छी बात है कि उस पूरे जिले ने आपका संविधान ही पढ़ लिया। संविधान सभी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे इसके अंदर सबसे पहला आपका प्रोविजन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रोविजन है फेडरल स्कीम। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि फेडरल स्कीम कहां से ली गई, तो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फेडरल स्कीम का क्या मतलब है कि जो 3 लिस्ट हैं, जैसे 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट,
सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट और थर्ड आपकी कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो भी मैटर्स रखे गए हैं, उनके ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट आपके कानून किन पे बनाएगी? जो आपकी स्टेट लिस्ट में मैटर्स रखे गए हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में आपके कानून दोनों की दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। तो ये फेडरल स्कीम है। फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, कि स्टेट के पास भी पावर रहेंगी और सेंटर के पास भी रहेंगी। तो ये फेडरल स्कीम, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सेकंड इज ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसे अभी हर स्टेट में गवर्नर आपने देखा होगा, जैसे यूटीज में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अभी गवर्नर के बारे में एक जैसे पॉपुलर बात चलती है कि जिस भी स्टेट के गवर्नर है, जैसे कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, तो वो उसी स्टेट के रहने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे 1935 टू 1937 के अराउंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, तो अभी हमारे पास यूपीएससी है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप सब लोग तैयारी भी करते हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट्स रूल लगता है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, हालांकि इंडिया में कभी आज तक लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये भी इसी एक्ट से लिए गए हैं। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन है उनके फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का, वो ये प्रोविजन कहां से लिया गया? ये जर्मनी से। सिंपली इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ओके, यहाँ पे आप एक चीज और ई पॉइंट और नोट कर लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कहां से लिया गया है। तो ये हमने यहीं से लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है? कि लोअर लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, फिर आपके हाई कोर्ट होंगे एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है, ये भी हमने इसी एक्ट से लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अलग पॉइंट आएगा जुडिशरी से रिलेटेड, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फिर आता है कि यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है। तो यूएसए से हमने लिया प्रियम्बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल क्या है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बोली जाती है, कि इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा साइंस की, सोशल साइंस की बुक्स में, 5th 6th 7th की बुक्स में, 8th में, एनसीईआरटी की बुक्स में फ्रंट पेज पे ही होता है प्रियम्बल, जो स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऐसे करके जो स्टार्ट होता है, ठीक है। कि हर किसी उसके अंदर फिर आगे की लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, आपको सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है। तो ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमने लिया यूएसए से। सेकंड है आपके फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए के संविधान के बिल्स ऑफ राइट्स होते थे वहां पे, वहां से, ठीक है। अभी जैसे आजादी से पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स का रूल्स था। ब्रिटिशर्स क्यों देंगे फंडामेंटल राइट्स हमें, है ना? क्योंकि उन्हें तो खाली रूल करना था, ट्रेड करनी थी, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए था। तो फंडामेंटल राइट्स हमें आजादी के बाद, जब संविधान जो बना रहे थे संविधान निर्माता, उन लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिले नहीं आजादी से पहले, तो ये बहुत ही जरूरी है हर किसी की ग्रोथ के लिए, आपकी सोशल ग्रोथ के लिए, आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स लिए हमने यूएसए से। थर्ड पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट जुडिशरी से रिलेटेड हमने लिए हैं यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है? जैसे आपके 3 लेयर बोली जाती है, कि आपकी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ठीक है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जुडिशरी दबाव में काम कर रही है लेजिस्लेचर के या फिर एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अब जैसे लोगों को न्याय चाहिए होता है तो जुडिशरी के पास जाते हैं, कि कुछ गलत रूल पास हो गया पार्लियामेंट से, तो जुडिशरी है, ठीक है। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने लिया यूएसए के संविधान से। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट व्हाट। तो आर्टिकल 13 आपका जिक्र करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट बना दिया, कोई भी लॉ पास कर दिया, तो उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना, कि ये जो बनाया है गवर्नमेंट ने लॉ, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये आता है जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। जैसे कि कुछ साल पहले आई थिंक 2015 में एनजेएसी एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी ने नल एंड वॉइड कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है। तो जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
जुडिशरी का। इसी से रिलेटेड आपको एक केस आपने पढ़ा होगा, केशव नंदा भारती केस 1973, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की बात की थी जुडिशरी ने। वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। केशव नंदा भारती केस में क्या बोला गया कि आप पूरे के पूरे संविधान चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे जुडिशरी ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो उसका मूल ढांचा है उससे गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने उससे छेड़छाड़ की तो जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है कोर्ट्स के पास। ठीक है, टू मेक दीज लॉज नल एंड वॉइड। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है यूएसए से, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये हमारे आता है आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ग्राउंड क्या है, जैसे हमें अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है यानी उनको हटाना है, तो उनके लिए जो ग्राउंड है वो है कि वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट किया उनके प्रोविजंस को, ठीक है, तो जब भी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। तो अभी जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन कौन आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनके इम्पीचमेंट में ऐसा तो है नहीं कि हर कोई जो 18+ है वो चला जाएगा, है ना, वोट करने के लिए कि हाँ भाई प्रेसिडेंट इम्पीच हो रहा है चलो हम भी वोट दे दें, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जो इसके लिए जो आपके एलिजिबल है वो कौन कौन है, बोथ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, बोथ मतलब कि बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी आप ये भी याद रखना कि जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो आपकी चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल। यही इकलौता एक मेजोरिटी है जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यूज होती है, 2/3 ऑफ द टोटल, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, जितनी भी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, जितनी भी राज्यसभा, उनका 2/3 लगेगा। ठीक है, बाकी आपने जहां भी इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, जहां भी स्पेशल मेजोरिटी बाकी जगह यूज होगी वो आपकी यूज होगी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये मेजोरिटी जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ये हम अलग से एक वीडियो में एक सेपरेट कवर करेंगे कि मेजोरिटी का एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, अभी हम इस पे आगे बढ़ते हैं। अभी फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने यहीं से लिया है। अभी देखो जिनको भी जैसे हटाना है, अभी कोर्ट से रिलेटेड थोड़ी सी अब आप याद कर कैसे रखोगे कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल सी चीजें, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, एकदम जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, राष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पोस्ट है, या फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है आपके फोर्सेस के, प्रेसिडेंट और इन जजेस से रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड थिंग्स, फंडामेंटल राइट, ये हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजेस को जब हटाते हैं तो उनके लिए टर्म यूज होती है रिमूवल, राष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो टर्म यूज होती है आपकी इम्पीचमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस भी याद रखना। नेक्स्ट हमने लिया पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने यूएसए से ली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि जो तीनों जो फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, उनके जो सुप्रीम कमांडर आपके कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। ये भी हमने कहां से लिया, यूएसए से। अभी मेनली फिर जैसे नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड, कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो आपके प्रेसिडेंट होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाएंगे। किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एग्रीमेंट है, या फिर यूएसए के साथ कोई एग्रीमेंट है, कोई बायलेटरल एग्रीमेंट है, तो सबके सब प्रेसिडेंट के नेम पे साइन होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के नेम पे। अभी जैसे आपने देखा होगा, जैसे यूएसए की आपने मूवीज देखते हो, हॉलीवुड की मूवीज, सभी में जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर ही मूवीज बनती है, व्हाइट हाउस के ऊपर, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि प्रेसिडेंट के जो भी ऑलमोस्ट कंसेप्ट हैं हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, तो अभी इसकी पूरे का ट्रिक क्या है कि जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड चीजें हमने कहां से ली हैं, हमने यूएसए से। तो यहाँ पे क्या है, जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वन आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हमने लिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए में है, वहां पे क्या है कि प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ पे क्या है कि
पीएम के पास ऑलमोस्ट पावर्स हैं, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट आपके फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट अमंग द ऑल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट के हेड आपके प्रेसिडेंट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड प्रोविजन हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है कि जो भी रूल आपका लॉ का चलेगा भाई, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा अमीर हो तो आपके लिए रूल बराबर नहीं है, मतलब आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएगी, या फिर आप प्रेसिडेंट हो, या मतलब आप रूल सबके लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। हालांकि जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो हम अलग से कवर करेंगे कि उनके लिए क्या एक्सेप्शन है जब हम फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें कि प्रेसिडेंट के ऊपर आप क्रिमिनल केसेस नहीं चला सकते जब वो ऑफिस में है, गवर्नर को भी ऐसी इम्यूनिटी है, वो हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी के लिए रूल इक्वल है, ठीक है। थर्ड है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये भी वही कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोसीजर है, लॉ बनाने का प्रोसीजर, कि पहले बिल लोकसभा में जाएगा, वहां पे रीडिंग होगी, डिस्कशन होगी, वहां से पास होगा, फिर आपके बिल राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो बिल बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, एक्ट बनाने का जो प्रोसीजर है कि बिल कैसे कैसे पास होगा, वो आपका किसमें आता है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। तो ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। फिर ये देख लेते हैं नेक्स्ट की कैबिनेट सिस्टम। अब ये भी आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम में जैसे कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो डील करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर है हमने जैसे सिंगल सिटीजनशिप। अभी जैसे कुछ कंट्री जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जैसे वहां के जो नागरिक हैं उनके पास क्या है कि आपके पास एक यूएसए की सिटीजनशिप है, और सेकंड आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जैसे आप टेक्सास में रहते हो तो आपको वहां की सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माताओं ने बहुत ही ध्यान से सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट अपनाया है। क्यों? कि कल को ऐसा ना हो जाए कि भाई आप ये बोलने लगो कि हमारे पास पंजाब की सिटीजनशिप है, या फिर हम हरियाणा की सिटीजनशिप है, हमारे पास राजस्थान की सेपरेट सिटीजनशिप है, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की सिटीजनशिप है ना। अभी हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है कि वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। फिर कैबिनेट सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है रिट्स। रिट्स क्या होती हैं? टोटल 5 रिट्स होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत टू इशू रिट्स, और हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 में रिट्स को इशू करने के लिए। अब रिट्स क्या होती हैं? जैसे 5 रिट्स हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरी है, क्यू वारंटो है, ठीक है। ये मैं आपको कवर करवाऊंगा अलग एक आर्टिकल में, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि रिट्स क्या होती हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रही है, या कोई भी इंडिविजुअल भी आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो आप रिट्स को तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। कोर्ट रिट्स लगा देती हैं, ठीक है। रिट के थ्रू आपको न्याय मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या है? टू हाउस। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब दो दो हाउस, ठीक है। सेंटर में हमारे पास लोकसभा राज्यसभा हो गया। इसी तरह आपके स्टेट में क्या है? जैसे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अभी कुछ स्टेट में विधान परिषद है। चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आयरलैंड के ऊपर कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार ये एग्जाम्स में आया है। कितनी बार कोई भी एग्जाम देख लो, एसएससी के एग्जाम देख लो, यूपीएससी के एग्जाम, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, हर किसी एग्जाम में डायरेक्टली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं? तो ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। यह तो आप याद ही कर लो। फिर आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। अभी राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स भी जाते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब है निर्वाचित। जैसे कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। उनके लिए जैसे कुछ क्राइटेरिया, ऐसे तो है नहीं कि हर किसी को नॉमिनेट कर देंगे, मुझे नॉमिनेट कर देंगे, आपको, है ना। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जिन्होंने 4 फील्ड है कि आपने आर्ट में अच्छा किया हो, या फिर आपने सोशल सर्विस में अच्छा किया हो, साइंस में अच्छा किया हो, या फिर लिटरेचर में अच्छा किया हो, ठीक है। तो ये आपके आते हैं नॉमिनेशन। जो 12 मेंबर्स की होती हैं राज्यसभा में, ये हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। अभी राज्यसभा की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 250। लेकिन अभी वर्किंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, ठीक है। और 245 में से भी 233 आपके कौन से होते हैं? इलेक्टेड, और 12 मेंबर्स आपके आते हैं कहां से? नॉमिनेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के चुनाव का क्या मेथड है? क्या उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो 18 प्लस हैं, या फिर खाली एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर खाली एमपी पार्टिसिपेट करेंगे? कौन पार्टिसिपेट लेगा, है ना। तो ये मेथड हमने लिया आयरलैंड से।
तो ये भी आप याद रख लेना कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पे इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, ये याद रखना। प्रेसिडेंट को जब हटाएंगे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्शन में खाली इलेक्टेड। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कनाडा पे। अब कनाडा से आपको कनाडा की ट्रिक बता दूं मैं आपको, जैसे ब्रिटेन की मैंने बताई थी कि जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड फीचर है, यूएसए के की जैसे प्रेसिडेंट और जुडिशरी से रिलेटेड फीचर्स हैं। अभी कनाडा की ट्रिक क्या है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ, जो भी प्रोविजंस आपका टिल्ट दिखाए स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ, की जहां पे सेंटर का थोड़ा सा दबदबा सा फील हो कि हाँ सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट से, तो वो कनाडा से लिया हमने, सिंपल। अभी जैसे देखिए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि फेडरेशन है क्या मतलब कि भाई डिवीजन ऑफ पावर है, कि स्टेट के पास भी पावर है सेंटर के पास भी पावर है, कंकरेंट लिस्ट भी है, ठीक है, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर कोई कंकरेंट लिस्ट में कुछ बनाना है, कुछ बिल, दोनों ने कोई लॉ बनाया, स्टेट ने भी और सेंटर ने भी, लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं अलग, स्टेट ने अलग बनाया सेंटर ने अलग, तो सेंटर की चलेगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया, कनाडा से। या फिर इमरजेंसी के टाइम जैसे सेंटर, मतलब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर के पास पावर्स आ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑफ रेजुडरी पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, रेजुडरी पावर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि 3 लिस्ट में हमने सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं, यूनि लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसके बावजूद भी अगर कुछ सब्जेक्ट मैटर्स बच जाते हैं जो किसी में नहीं आ रहे, तो वो रेजुडरी पावर्स में आएंगे, रेजुडरी लिस्ट में आ जाएंगे। तो उन लिस्ट के ऊपर पावर बना, उन लिस्ट के ऊपर आपको जो मतलब रूल बनाने की, लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास। जैसे साइबर लॉज हैं, अब साइबर लॉज किसी भी लिस्ट में नहीं आते, तो ये आपकी रेजुडरी लिस्ट में आएंगे। तो रेजुडरी पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जहां भी सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखे, सेंटर की तरफ टिल्ट दिखे कि हाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल है भाई, तो वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब स्टेट के गवर्नर तो स्टेट भी चुन सकते थे, लेकिन नहीं, ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया कि सेंटर ही चुनेंगे स्टेट के गवर्नर्स। ठीक है, तो ये भी प्रोविजन आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखा रहा है कि सेंटर का दबदबा दिखा रहा है ना। फिर नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 में। अब इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट आपके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर के ऊपर कि आप बताइए, तो ये आर्टिकल 143 में आता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि मतलब प्रेसिडेंट को कुछ भी चाहिए, कोई भी डिटेल की प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस लेनी, तो अंडर आर्टिकल 143। ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 143 क्या है। या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन होती है, ओरिजिनल जुडिक्शन है, रिट जुडिक्शन है, जो मैंने अभी ऊपर बात की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है, वैसे ही एक इनकी एडवाइजरी जुडिक्शन है। ठीक है, एपेलेट जुडिक्शन। फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो मैंने बताई दिया, जिसपे आपके स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। सेकंड है आपके फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, अब ट्रेड की आजादी, की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, दूसरी कंट्री के साथ कर सकते हैं। तो ये ट्रेड की आजादी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। अभी ये प्रोविजन, ये पॉइंट आप कैसे याद रख सकते हो, एक आरसीईपी करके आया था कुछ साल पहले, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अगर आपने पढ़ा हो तो किसी ने, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप था वो। तो चाइना ने भी वो ज्वाइन कर रखा था, ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हो कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था आरसीईपी, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमने मना किया था कि फिर भी, लेकिन ज्वाइन किया इन्होंने। फिर आता है आपका ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अभी ये आती है आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। अभी ज्वाइंट सिटिंग की क्या जरूरत पड़ गई, भाई लोकसभा राज्यसभा तो थी, अलग अलग बिल पास हो जाता, लेकिन नहीं। अगर जैसे लोकसभा, अभी आप सोचो, मतलब संविधान बनाने वालों ने कितना दिमाग लगाया कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी को सोच के सब कुछ संविधान में लिखा गया, सब कुछ किया। अगर ऐसा जैसे इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे, है ना, नेशनल इमरजेंसी में सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाए, सब कुछ लिखा है। तो अभी देखिए इसके अंदर जैसे कि मान लो कि लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, उन्हें कोई प्रोविजन पसंद नहीं आया, या फिर राज्यसभा से बिल पास हो गया, लोकसभा में अटक गया, उनको कुछ प्रोविजन अच्छा नहीं लगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो लेकिन बिल तो पास करना है, वर्क मस्ट गो ऑन, है ना। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन रखा गया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, दोनों हाउस बैठो एक साथ और आपका बिल पास करो। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है, जॉइंट सिटिंग में याद रखना। ठीक है, फिर आता है जर्मनी। ठीक है, अभी जर्मनी का क्या है,
जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे जर्मनी में हिटलर थे, तो हिटलर बोलते थे कि भाई कोई फंडामेंटल राइट वगैरह कुछ नहीं है, सब सस्पेंड है, ठीक है। इट्स जस्ट ए ट्रिक, नो नीड टू ऑफेंड, कि आपको बस ट्रिक इसलिए होती है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, डिस्क्लेमर है। फिर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। अब साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका होता है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 पार्ट 20, ठीक है। अभी जैसे कि जब मैं बता रहा था कि संविधान बना था उस टाइम 395 के आर्टिकल थे, 8 ही शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल 12 हो चुके हैं और आर्टिकल 450 प्लस हो चुके हैं। तो ये कैसे बढ़ गए, है ना। तो ये अमेंडमेंट से बढ़ गए कि अमेंडमेंट कर करके संवैधानिक संशोधन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि वक्त की जरूरत के अनुसार अमेंडमेंट कर गए। तो ये प्रोसीजर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अभी सोचो कि मतलब जो संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने सोचा कि ये भी हो सकता है कि भाई आगे जरूरत पड़े, है ना, कि आगे संविधान को अमेंड भी करना पड़ सकता है, तो उसका प्रोसीजर भी चाहिए, तो वो भी सोच के पहले ही हमने साउथ अफ्रीका से ले लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कि अभी ऊपर बात की थी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, वो हमने कहां से लिया था प्रोविजन, आयरलैंड से। तो ये अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, कि इनके इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा के मेंबर्स का। तो इनके लिए जो प्रोविजन है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो इनमें यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है राज्यसभा के इलेक्शन में। जैसे हम लोकसभा इलेक्शन में हर कोई जो 18 प्लस है वो आपके वोट दे सकता है, इसी तरह विधानसभा में भी दे सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रांस की। अब फ्रांस से हमने कंसेप्ट लिया है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए सोवरन कंट्री। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब है सीधा सा एक लाइन में कि रिपब्लिक वही कंट्री है जिसका हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी मोनार्क। मतलब जो कंट्री का हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे अपने प्रेसिडेंट है, वो अब इलेक्टेड होना चाहिए लोगों के द्वारा, ना कि वो मोनार्क, कोई राजा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी वो तो जब राजा है तो, है ना। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि हम प्रेसिडेंट का चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है। फिर सेकंड कंसेप्ट है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। अब इसका क्या मतलब है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। अब लिबर्टी का मतलब है कि आपको आजादी है, आप लिबर्टी ऑफ थॉट है, आपको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, ठीक है, आपको आजादी है, ये आपका लिबर्टी है। इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि आप सब इक्वल हो, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ, ठीक है, ऑल आर इक्वल, जैसे रूल ऑफ लॉ में था कि सबके लिए रूल इक्वल है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, कि अगर कंट्री को हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है, ठीक है, जैसे कौटिल्य ने बोला था, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया था चाणक्य ने, कौटिल्य ने, ठीक है। फ्रेटर्निटी की सब भाईचारे से रहेंगे तो अच्छे, मतलब कंट्री में यूनिटी भी रहेगी, इंटीग्रिटी भी रहेगी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए भी, हर किसी की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन लिए गए हैं फ्रांस से। फिर आता है सोवियत यूनियन, और जिसको भी रशिया है, ठीक है, क्योंकि 1991 में फिर सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया था अलग अलग कंट्रीज में। तो यहाँ से क्या प्रोविजन लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला पहला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने लिया है रशिया से। अब फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी किस में आती है, पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। ये आप साथ साथ नोट्स बना लो जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे। अभी जैसे फिर 51A में ये आता है, 51A में पहले 10 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में, ठीक है। तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं इसमें। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी क्या क्या आती हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो वही आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं कि आप जैसे राष्ट्रीय धरोहर को बचाओगे, जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करोगे, मतलब भाईचारे से रहोगे। पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजें 6 to 14 ईयर्स, है ना। तो ये सारी ड्यूटीज में आती हैं कि हमारे जो टू चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उनको आप चेरिश करो, है ना। ये सब हमने लिए है रशिया से। फिर लास्ट आपका जापान, कि जापान से हमने क्या क्या लिया है, तो जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी दो चीज होती है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, जैसे कि लॉ के अंदर कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने कोई मर्डर किया है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि भाई ऐसे ऐसे उसमें लिख दिया कि अगर किसी ने ऐसा मर्डर किया है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर अगर कोर्ट ने पाया गया तो उसको फांसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे प्रोसीजर में पूरा लिखा हुआ है, पूरा प्रोसीजर। तो अभी जैसे उसने उसको किसी को जैसे फांसी होगी,
फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली बोला कि नहीं भाई इसने मर्डर किया है तो इसको फांसी होनी चाहिए। फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन लगाई, प्रेसिडेंट ने भी बोला कि नहीं भाई ये कल्प्रिट है, इसको फांसी होनी चाहिए। तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आप उसको फांसी दे सकते हो। पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है कि हर स्टेज से वो गया है, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास भी गया है। तो ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि आपने प्रोसीजर तो फॉलो किया, ठीक है। अब जैसे किसी को फांसी देना सही है इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत, अगर उसने गुनाह किया है तो, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है? जैसे बहुत सारी कंट्रीज ने फांसी पे बैन ही लगा रखा है कि नहीं भाई ये गलत है, आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते, किसी की जान नहीं ली जा सकती। मतलब मोरलिटी के बेसिस पे, मोरल ग्राउंड के बेसिस पे आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। समझ रहे हो कि अगर वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो अगर क्राइम किया है तो उसकी सजा है फांसी, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप देख उसकी मोरलिटी भी चेक करते हो कि मतलब ये सोसाइटी के एंगल से भी कि ठीक है कि नहीं, डेटरेंस तो पैदा हो रहा है लेकिन मोरली गलत है, ठीक है। तो हम जैसे पहले फॉलो करते थे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन अभी धीरे धीरे हम टिल्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।